लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक माध्यम हो, उसके लिए बड़े संप बनाना हो, टाइम पर सिल्ट क्लियर करना हो, जितने भी हमारे पिट होल्स जो नालों के ऊपर के नालियों के ऊपर के जो कवर्स हैं उनको पत्ते ना ढके, उसकी पूरी प्लानिंग करनी हो, इन एडवांस प्लानिंग, फुल प्लानिंग। और जो सबसे अच्छी चीज हमने सीखी जो दिल्ली में पहली बार हो रही है, जिसको आने वाले दिनों में दिल्ली बाकी जगहों भी स्वीकार होगा, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, मानो एक पॉइंट है यहां पर पानी भर रहा है तो हम प्लानिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ऐसी करें कि जो पानी आता है वो सीधा नीचे जमीन में जाए और उसका उपयोग भी हो। उससे हम उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भी जल भराव की समस्या का समाधान करने में काफी हो गया और अभी वो काम चल रहा है। दूसरी हम जब बात करें, सिविक एजेंसी है, देश की सबसे प्रोमिनेंट मार्केट्स यहां पर हैं। खान मार्केट यहां पर है, कनॉट प्लेस यहां पर है और जनपथ यहां पर है। तो मैंने कई बार सुना, आप लोग भी सुनते होंगे, खान मार्केट गैंग से जाना जाता है। आपने नाम ले ही लिया और मैं बोलने ही जा रहा था कि देश में क्या हर जगह चर्चा रहती है खान मार्केट, आपने गैंग भी नाम ले लिया। तो आज हमारा संकल्प है कि खान मार्केट अगर जानी जाएगी तो नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट मॉडल के लिए जानी जाएगी। वो कैसे? तो आप जब देखेंगे, आप शौचालयों में जाएंगे। हाँ। मेरे पास एक दिन मेरे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी का फोन आया। हाँ। तो उन्होंने कहा, कुलजीत जी मैं खान मार्केट के टॉयलेट्स यूज कर रहा था तो लोग चर्चा कर रहे थे कि अब उनमें हैंड ड्रायर्स और वो बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं। खान मार्केट में जो आप मिडल लेन भी देखते होंगे वो कई बार अभी टूटी दिखती है। हाँ, अक्सर देखते हैं। तो आप जब थोड़े दिनों बाद जाएंगे तो आप उसको भी डेवलप होते देखेंगे। तो जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो चाहे उसकी लाइटिंग हो, उसका फेशिया हो, उसके रोड्स हो, उसके टॉयलेट्स हो, उस पे पानी की चीजें हो, वो ओवरऑल होलिस्टिक प्लान प्लस उसकी पार्किंग की समस्या हो, उसकी रोड ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, तो जो इंटरनेशनल लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है वो हमने वहां शुरुआत कर दी है। एक और बड़ी अच्छी बात है कि जो हमने गुजरात से सीखा कि नाइट स्वीपिंग होती है। आप अब देखेंगे कि शहर में हम सब लोग रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बाकी जगहों पे रहते हैं, हम जब घर से सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकल रहे होते हैं तो बिल्कुल झाड़ू लग रही होती है, हमारे सामने धूल उड़ रही होती है। तो हमने एक चीज सीखी और जिसको इंप्लीमेंट सबसे पहले खान मार्केट में किया हमने, कि नाइट स्वीपिंग हमने शुरू करी। अच्छा। जब सुबह मार्केट खुलेगी तो शहर साफ सुथरी मिलेगी और धुलाई होकर साफ सुथरी मिलेगी। तो जब पहले दिन मैं वहां मार्केट एसोसिएशन के लोगों के साथ गया तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये जेट की स्वीपिंग तो 5 स्टार होटल्स में होती थी, अब खान मार्केट में भी हो रही है। तो जो नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, हाँ। विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के हमने प्रयोग करे हैं। हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, G20 समिट हमने पीछे जब किया तो विदेश से आए सभी जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स थे उनके लोगों ने अब यहां पर भी और वहां पे भी हमारे हॉर्टिकल्चर की भी डेवलपमेंट की बात करी। चाहे खान मार्केट हो, चाहे सीपी हो, कनॉट प्लेस हो, चाहे आपका जनपथ हो, इन मार्केट में बेसिक फैसिलिटीज, शौचालय हो, आपकी पार्किंग की इशू हो, स्मार्ट पार्किंग हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, आपके रोड्स हो, फुटपाथ हो, फेशिया हो, उन सब लोगों को लेके मार्केट एसोसिएशन के साथ वहां के कंज्यूमर्स को जो आते हैं उनकी राय लेकर और अपने टाइम बाउंड डेवलपमेंट के साथ हम कर रहे हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि जो हमने संकल्प लिया है कि 2026 मई से पहले इसको हम पूरा कर देंगे। मैंने देखा एक चीज और देखी कि ट्यूलिप जो है, मैं फ्लावर की बात इसलिए करूं, एस्थेटिकली सौंदर्य जो चीज है वो देखने में अच्छी भी लगती है। लोग दुनिया में बाहर जाते थे या देश में होते थे तो कश्मीर में देखने जाते थे, लेकिन आप लोगों ने, मैंने देखा कि एरियाज में आपने लगाए, फ्लावर लगाए, तो किनारे बाई लेन्स में, और तो वो सौंदर्यीकरण जो है वो भी क्या हिस्सा है। और उसको, क्योंकि जो मार्केट में जाए, रात में अगर मार्केट का आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है तो रिलैक्स होने जा रहा है, तो आदमी देखे तो उसको लगता है कि चीज अच्छा, काफी बदलाव की स्थितियां और ये देश में अब हो रहा है और मेरी मार्केट में हो रहा है, ये भी देखना चाहता है। ट्यूलिप जम्मू कश्मीर में हो, होलैंड में ऐसी बात है, पर एनडीएमसी में ट्यूलिप फेस्टिवल हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। एनडीएमसी में ही सीमित नहीं है, पहली बार एलजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, डीडीए ने भी ट्यूलिप हमारे माध्यम से परचेज किए, एमसीडी ने भी किए। अब ट्यूलिप घर घर तक पहुंचे तो हमने इसका सेल काउंटर लगाया और आपको जानकर खुशी होगी कि लाखों ट्यूलिप हमने बेचे और जो हमारी कॉस्ट थी उसको हमने पुराने वाले को प्रिजर्व किया और घर घर तक जो एक पौधा ऐसा होता था जो लोग देखने को थे उसको पहुंचाया। सिर्फ ट्यूलिप तक भी सीमित नहीं है प्रतीक जी, हमने अपने एनडीएमसी में सौंदर्यीकरण, चाहे वो फ्लावर के लेवल पे हो, एक ऐतिहासिक शहर है,
देश का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल नई दिल्ली। वाह। तो उस नई दिल्ली के विकास के लिए हमने पहली बार एनडीएमसी में एक आर्ट एंड कल्चर का बोर्ड बनाया है। हाँ। एक आर्किटेक्चर बोर्ड बनाया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, आज हमें गर्व होता है। आज राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। आज हमें गर्व होता है सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा आज इंडिया गेट के प्रांगण में, और आज नई पार्लियामेंट आ गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक विकास चल रहा है, उस विकास को हम किस तरह एनडीएमसी की बाकी सड़कों पे लेके चले जाएं, तो आने वाले दिनों में देखोगे कि जो हमारा मंडी हाउस है, उसको हम, ये आपके चैनल पे पहली बार मैं बताने जा रहा हूं, जो आप सामने, उसको आर्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। आर्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं, और वहां पर आने वाले दिनों में बड़े बड़े देश के जो नामी गिरानी स्कल्पचरिस्ट हैं, उनके स्कल्पचर लगने जाएंगे, जिसको हम इस काउंसिल में अभी लेकर भी आएंगे। और उस स्कल्पचर के साथ साथ एक क्रिएटर वॉक भी होगी। अच्छा। और आने वाले दिनों में एनडीएमसी ये भी प्लान कर रही है, हमने लेकर आए थे कि हमारे बजट का 1% जो भी होगा वो यंग आर्टिस्ट को, सीनियर आर्टिस्ट को, प्रोमेंट को प्रमोट करने में होगा। तो उन सब चीजों को लेकर एनडीएमसी आगे बढ़ रही है। एक चीज मैंने गौर करी, क्योंकि मैं वहीं शो करता हूं और वो आप ही के एरिया में शो करता हूं, तो वहां पे मैंने देखा कि एक दिन आपके वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही थी। तो इस तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं, खासतौर से एनडीएमसी के एरियाज में प्रमोशंस, थॉट प्रमोशंस, कल्चरल प्रमोशन, और खासतौर से जहां पे किसी थॉट को नेशन में अंदर ले जाना हो और वो एकदम सेंटर में, वो दिल्ली के सेंटर में हो रहा हो, तो वो भी मुझे देख के लगा, अच्छा लगा। वो आप वहां पे कुछ बोल भी रहे थे, प्रोग्राम भी कर रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन आज देश की मांग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी एक शुरुआत करी, और आज हम देख रहे होंगे देश की यूनिवर्सिटीज हों, कॉलेजेस हों, आरडब्ल्यूएस हों, प्रोफेशनल लोग हों, एक ही मांग आ रही है, क्योंकि मल्टीपल इलेक्शंस विकास की स्पीड को भी रोकते हैं, और मल्टीपल इलेक्शंस हमारे काम के साथ साथ आम जनता पे खर्च भी बढ़ाते हैं। तो हमें गर्व है इस चीज का भी कि जो पहला कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो हुआ, आर्ट एक बड़ा कंपटीशन हुआ सेंट्रल पार्क में, तो आपने और हमने मिलकर उसको जिस समय किया, जिसमें हजारों आर्टिस्ट एंड दे पेंटेड कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या बेनिफिट हो रहे हैं। आज वो आंदोलन के रूप में बन गया है, और हम जहां भी जाएं, आरडब्ल्यू में जाएं, मैं पटियाला हाउस कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, हॉस्पिटल्स में गया, डॉक्टर्स हों, एडवोकेट्स हों, आरडब्ल्यू के लोग हों, वो एक ही बात करते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, वो वन नेशन वन इलेक्शन भी जब होगा तो उसके बाद वो भी पूरा होगा। और उसकी शुरुआत, एनडीएमसी की जो शुरुआत थी, आज पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की एक मांग उठ रही है। लेकिन उसी जगह मैंने देखा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में तिरंगा यात्रा भी निकली, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे, आए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहां पे, तमाम थे। लेकिन अपोजिशन जो है वो आप पे सवाल उठा रहा है, और वो कह रहा है कि रंग जो गर्म होता है वो खून गर्म होता है, सिंदूर नहीं होता। तो सिंदूर रंगों में कैसे बहने लगा, इस तरह के सवाल पूछने लगा कि कितने जेट्स, ये पूछने लगा, आपसे पूछने लगा कि ये सच में सिक्योरिटी को लेकर फेल्योर की बात करने लगा, तमाम तरह के सवाल। देखिए, पिछली बार उन्होंने सबूत मांगे थे, सेना से सबूत मांगे थे, तो इस बार सेना ने शुरुआत ही उन सब विजुअल्स और उससे करी। अब कुछ नहीं बचा। गर्व होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार है। ये सिर्फ टेबल पे चर्चा नहीं करती, ये पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके ठिकानों पर वार करती है, और देखने में आता है कि अजहर मसूद लाइन में लगा हुआ है, उसके परिवार के कितने लोग चले गए हैं, शहादत हो रही है। ऑपोजिशन ये भूल जाती है कि माननीय मोदी जी का विरोध करते करते वो देश के विरोध पे आ जाती है। वो ये भी भूल जाती है कि वो मोदी जी का विरोध करते करते वो उन सांसदों का भी विरोध करने लगती है जो बाहर के पटल पे, जो कांग्रेस के सांसद हैं, तमाम सांसद है कांग्रेस के, जो बाहर के विदेश पर जाकर देश की तारीफ कर रहे हैं, देश की सरकार ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेके गए, और जो उन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, तो मोदी जी ने घर में घुस के बताया कि ये भारत है, नया भारत है, ये विकसित भारत है, और ये घुस के मारता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने सोचा था कि सीमा पर वार होगा, पर हमारी सैनिकों ने और हमारी सेना ने उनके सीने पे वार किया। अब इतना सफल हो गया तो उनके पास क्या करें, अब वो ढूंढ रहे हैं कि सिंदूर का रंग ये होता है, वो बस एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति कर सकते हैं। क्यों करना कर रहे हैं?
नेचर हो गया, ढूंढने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, और किस तरह से आज पूरा देश आप देख रहे होंगे तिरंगे के साथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उस संकल्प के साथ खड़ा हो गया है। आज 140 करोड़ की जनता एक ही संकल्प के साथ खड़ी है कि जो देश की सेनाओं ने किया है, जो देश की सरकार ने किया है, वो ऐतिहासिक कदम है, पर वो अपोजिशन से सहन नहीं हो रहा। जमीन पहले भी नहीं थी, बची हुई जमीन भी कई बार खिसकती दिखती है, क्योंकि सरकार मजबूत है, नेतृत्व मजबूत है, नियत हो, निर्णय हो, वो निर्णायक है। इनकी नीति, नियत और निर्णय लेने की क्षमता पे भी अपोजिशन की जनता सवाल उठाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, इस समय सराहे जा रहे हैं, चाहे ओवैसी साहब हो, शशि थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद साहब हो, तो उस पर विपक्ष नहीं आती, कहती वो तो देखिए नेशन की तरफ से गए हुए लोग हैं, लेकिन ये सवाल पूछने का तो हक मेरा है, और जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो सवाल पूछने जायज है, वो ऐसा अपने को जस्टिफाई करते हैं। अपोजिशन इस समय हताश निराश अपोजिशन बची हुई है, पड़ी हुई है। इन्होंने यूपी अलग अलग गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया, आज वो गठबंधन ठगबंधन होकर टूट गए हैं, कहीं इकट्ठे खड़े होते हैं, कहीं नहीं खड़े होते हैं। तो मैंने कहा ना पहले भी कि वो मोदी जी का विरोध करते करते देश के विरोध पे चले जाते हैं, अपने ही सांसदों का विरोध कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो आज नेतृत्वहीन हैं, दिशाहीन हैं, और जिनको उस सरकार की मजबूती और विकास सहन नहीं हो रहा, वो इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। दो सवाल है, एक तो एनडीएमसी का जो टैक्स वाला है, और एक यूनिट एरिया मेथड। इस पे बहुत सारे बात पूछी जा रही है, उस पर क्या फैसला, क्या उसका सरलीकरण को लेकर क्या प्रोसेस है, ये जानना चाहते हैं। प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात, और आपके पास ऐसा लगता है कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स भी हैं हमारे, जो आपका मेरे पास होमवर्क, आप होमवर्क लेके बैठे हैं। सचिन जी, थैंक यू सो मच। हाँ। तो एनडीएमसी आने वाले दिनों में एक बड़ा होमवर्क कर रही है। हमारे यहाँ एक टैक्स प्रणाली है कि आप जितना आपका रेंट आता है उसका 30% उसका अलग अलग स्लैब में आपका लगेगा, बाकी जगहों पे यूनिट एरिया मेथड का एक है। तो जनता के बीच में जो जनता की जो चाहे हमारे कमर्शियल यूनिट्स यूज करते हुए डिमांड आती थी कि यूनिट एरिया मेथड पे करें, सबको एक समान टैक्स हो जी। तो आने वाले दिनों में हमने एक प्रपोजल बनाया है और उसको वर्क कर रहे हैं, जिसके साथ मेरी जो मार्केट एसोसिएशन की उनसे बात भी हुई है। तो जो आज आपने बात पूछी और वो सब चीज ठीक ट्रैक पे रही, तो आने वाले दिनों में एनडीएमसी में यूनिट एरिया मेथड लागू हो सकता है। यानी फिर यूनिफॉर्म जो होगा टैक्सेशन 100%, और एक वो बड़ा निर्णय होगा। हाँ। और बड़ा जब बड़ा निर्णय होगा तो लोगों को याद रहेगा कि प्रतीक जी ने पहली बार इस डिबेट में क्वेश्चन पूछा था। और नहीं वो क्योंकि वो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो आपने बड़ी बेबाकी से और पॉलिसी से लेकर सौंदर्यीकरण तक के सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अनुरोध करूंगी आप मंच पर बने रहे, और मैं